और दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे जो विधि शास्त्र हमने इसमें दो तीन टॉपिक पे हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे विधि शास्त्र के जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है, समाजशास्त्री विचारधारा, उसके बारे में कि ये समाजशास्त्री विचारधारा उसका प्रादुर्भाव क्या है, ये किस टाइम पे आया और इसका महत्व क्या है, और वास्तव में इसके जो प्रमुख जो जूरिस्ट हैं, विधि शास्त्री हैं, वो क्या इसके बारे में सोचते हैं और कौन कौन इसके प्रमुख हैं, और इसके अंतर्गत कौन से प्रमुख थ्योरी जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसका अपने आप जो हिंदी अर्थ है वो यह है समाजशास्त्री विचारधारा। मतलब विधि शास्त्र के क्षेत्र में जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है, यानी समाजशास्त्री विचारधारा, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये जानिए कि इसका जो जो ये स्कूल है, विचारधारा है, यह सबसे लेटेस्ट है, यानी ट्रेंड में। मतलब इस टाइम जो 20वीं सेंचुरी है, 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध के बाद हम 20वीं सेंचुरी की तरफ चलते हैं, सदी की तरफ, तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले जो हमने क्या पढ़ा, ऐतिहासिक विचारधारा सैवनी का, और कहीं फिर उधर एनालिटिकल स्कूल, रचनात्मक सिद्धांत, समादेश का सिद्धांत, एल्शन महोदय को मैंने पढ़ा, जिसे विशुद्ध विधि के सिद्धांत, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के रूप में हम पढ़ रहे थे। वहीं इन सब चीज़ों से कहीं हटकर, जहाँ पे एक दार्शनिक विचार फिलोसफिकल स्कूल है, इन चीज़ों से अलग हटकर हम जब 20वीं सदी में आते हैं तो हम पढ़ते क्या पाते हैं, मतलब एक सोशियोलॉजिकल स्कूल, मतलब एक समाजशास्त्री, मतलब सोशियोलॉजिकल अप्रोच के रूप में इसको हम देखते हैं। किस यानी सोशियोलॉजिकल अप्रोच किसको देखते हैं, लॉ को, जो सेंट्रल में मतलब हर चीज मतलब क्या है, वो लॉ को देखने का जो नजरिया था वो क्या था, वो मतलब सोशल अप्रोच के रूप में मतलब उसको देखा जाने लगा। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है। जो देखा जाने लगे कि पहले क्या है कि पर्सनल राइट को बहुत तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मतलब जो समाज में सोसाइटी थी उसमें व्यक्ति प्रधान था। मतलब हर चीज को व्यक्ति को बीच, मतलब सेंटर में व्यक्ति को रख कर ही सोचा जाता था किसी चीज के बारे में। लेकिन धीरे धीरे समाज बदला, सोसाइटी बदली, धीरे धीरे जब हम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद और 20वीं शताब्दी में जब आते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे अब पर्सनल राइट को ना देखकर मतलब सोशल लाइबिलिटी को मतलब तवज्जो दिया गया है यहाँ पे। क्योंकि जब समाज, देखिए, जो समाज वो किसके लिए, व्यक्ति के लिए है, और समाज किससे बनता है, व्यक्तियों से। जब हम समाज का डेवलप करेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, किसी एक पर्सनल सेल्फ से हटकर थोड़ा मतलब सोशली, मतलब सामाजिक स्तर पर सोचेंगे, तो अपने आप जो समाज में रह रहे व्यक्ति है उसका भी डेवलपमेंट हो जाएगा। जो लॉयड में होता है वो कहते हैं कि एंशियंट टाइम में, जैसे जब प्रारंभिक काल था और आदि काल था, जिस प्रकार उसमें हमारे ऊपर धर्म का प्रभाव था, लोगों के ऊपर धर्म का प्रभाव था, उसी प्रकार धर्म प्रभावित किया। इस टाइम जो मॉडर्न पीरियड है, हमारा 20वीं सेंचुरी है, उसमें लोगों को सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस ने काफी प्रभावित किया। अब सोशल साइंस में क्या क्या है, सारा चीज आ जाता है, जैसे कि सारा चीज उसमें मतलब एक मिक्सअप है। जैसे आप समझ सकते हैं राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, फिर समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, इन सब चीजों को जो हम देखते हैं ये सारा सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। चाहे वो दर्शन हो, चाहे फिलॉसफी हो, लॉ हो, पॉलिटी हो, सब ये सोशियोलॉजी, सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। तो मतलब जो लॉ है उसको एक सोर्स के रूप में देखा जाने लगा। किसके सोर्स के रूप में, सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, और सोशल ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट के सोर्स के रूप, मतलब यानी कि हम लॉ का प्रयोग कैसे, मतलब पहले जहां पे समादेश का सिद्धांत था ऑस्टिन का, और अधिरचनात्मक विधि मतलब सुस्पष्ट विधि के दर्शन के रूप में अध्ययन करते थे हम, वही अब सोशियोलॉजिकल स्कूल के रूप में हम क्या पाते हैं कि पहले जो हर चीज सैद्धांतिक ज्यादा थे, व्यवहार से ज्यादा सैद्धांतिक था, लेकिन सोशियोलॉजिकल स्कूल में हम सैद्धांतिक, उसी सैद्धांतिक पक्षों को हम व्यवहारात्मक रूप में पाते हैं, मतलब प्रैक्टिकली लॉ इन एक्शन के रूप में देखते हैं हम, मतलब क्रियाशील विधि के रूप में देखते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल सबसे बड़ी विशेषता क्या, क्रियाशील विधि, प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब सिर्फ थ्योरी या डॉक्ट्रिन, मतलब बड़े सिद्धांत देने से कुछ नहीं, मतलब प्रैक्टिकल में व्हाट आर इन एक्चुअल, वास्तव में क्या है, इस चीज पर जोर दिया गया। तो लॉ को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया, सोर्स के रूप में, जिससे कि हम अपने सोसाइटी में डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, सोशल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं।
तो हम पाते हैं कि यहाँ पे जब हम सोशोलॉजिकल स्कूल में आते हैं तो वहाँ से पर्सनल राइट से वो सोशल लाइबिलिटी की ओर हम अग्रसर होते हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा इसका पहलू है वो यह है कि जब हम देखते हैं कि आज चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे, जो मॉडर्न एक एंशिएंट टाइम था, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदली और पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद है और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ। जब इन चीज़ों को होता है तो मतलब जो लाइफ स्टाइल था आदमी का, ह्यूमन का, वो लाइफ स्टाइल आदमी का चेंज हुआ और वो ग्रोथ हुआ, आदमी का स्तर, जीवन स्तर ऊपर उठा, इसमें दो राय नहीं है। पर ये सभी लोग भली बात ही जानते हैं कि जब भी हमारे यहाँ सोशल चेंज होता है, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, औद्योगिकरण होगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, टेक्नोलॉजी विकसित होगी, तो ये हमारे जीवन को आसान तो बनाती है। फिर कहीं न कहीं जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो चीज़ों का निर्माण ज़्यादा बढ़ेगा, आयात निर्यात ज़्यादा होगा, सब चीज़ें ज़्यादा बनेंगी और फैक्ट्रियाँ इत्यादि बनेंगी, तो उससे प्रदूषण भी बहुत से होंगे। और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो एक और जहाँ पे चेंज होगा तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें बदलाव होंगी, वहाँ पे एक तरह से सोशल इनइक्वलिटी और इकोनॉमिकली इनइक्वलिटी, मतलब इकोनॉमिक रूप से और सोशल रूप से इनइक्वलिटी फैलेगी, विषमता फैलेगी। यानी पहले क्या था कि पुलिस स्टेट था, मतलब पुलिस स्टेट के अंतर्गत ये होता है कि राज्य का कार्य जो था वो सीमित होता था, राज्य कार्य सीमित होता था और राज्य कार्य में सिर्फ होता था कि वाह आक्रमण से रक्षा करना और समाज में शांति शांति व्यवस्था सुरक्षा बनाए रखना, यही मुख्य काम थे। और चीजें राज्य के हस्तक्षेप से दूर थी, मतलब हस्तक्षेप का सिद्धांत, लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट चलता था, मतलब हस्तक्षेप का सिद्धांत। लेकिन जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी आई, तो फिर उसमें राज्य का हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी हो। यदि राज्य हस्तक्षेप न करता तो समाज में एक अराजकता का माहौल फैल जाता, क्योंकि इन सब चीजों से सामाजिक विषमता फैलती, लोगों को असंतोष होता, आपस में व्यक्ति लड़ने मरने लगते। इस चीजों को कंट्रोल करने के लिए, सोसाइटी में इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप के सिद्धांत को बाइकाट करते हुए हस्तक्षेप करना पड़ा, यानी लेसेस फेयर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, पुलिस स्टेट का मामला खत्म हो गया। पुलिस स्टेट से स्टेट किधर चलता है, स्टेट वेलफेयर की तरफ, राज्य कल्याण, मतलब कल्याणकारी राज्य की सिद्धांत जो उसकी तरफ चलता है। कल्याणकारी सिद्धांत का उद्देश्य ही यही है कि कैसे मतलब सोसाइटी में, मतलब जो भी सोसाइटी कल्याण कैसे किया जा सके, ऐसी कौन सी योजनाएं लागू करें, ऐसा कौन सा कार्य करें जैसे सोशल डेवलपमेंट हो, लोगों का सामाजिक रूप से स्तर बढ़े और समाज जो अराजक न हो। तो पहले खाली कार्य क्या था पुलिस स्टेट के अंतर्गत, वायुकरण सुरक्षा करना, सामाजिक मतलब सोशली हर तरीके से शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। पर जब इंक्रीज हुआ और मॉडर्न पीरियड में आते हैं हम, तो जो स्टेट का वर्क है, राज्य का कार्य, वो बृहत्तर हो गया। तो मतलब खाली वो सुरक्षा बनाए रखना या शांति बनाए रखना उसका कारण नहीं रह गया, बल्कि जो हेल्थ का इशू है, एजुकेशन है, पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल, मतलब कोई भी कार्य एजुकेशन से, हेल्थ से, हॉस्पिटलिटी है, और चाहे रेलवे से जुड़ा हो, चाहे परिवहन से जुड़ा मामला हो, चाहे वो वाणिज्य व्यापार से जुड़ा मामला हो, वो सारा कार्य क्या हो गया, राज्य उसमें हस्तक्षेप करने लगा है। यदि राज्य हस्तक्षेप न करता, बहुत सारी चीजें जो तितर बितर हो जाती और समाज में एक अराजकता का माहौल हो जाता और जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। अब इसके जो प्रमुख विचारधारा, मतलब ज्यूरिस्ट थे, इसको हम जानते हैं, ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। इसमें सबसे पहले जानिए कि जो भी समाजशास्त्री विचारधारा का समर्थन करता है, यदि समाज को मतलब इसमें क्या है, मतलब क्रियाशील विधि का मतलब लॉ को क्या देखता है, लॉ को एक टूल के रूप में देखता है जिससे कि हम सोशल डेवलपमेंट, सोशल ग्रोथ कर सकें। मतलब सेंट्रल में कौन है, सोसाइटी, सोशल, जहां पे पर्सनल लिबर्टी थी, पर्सनल राइट की बात होती थी, वहां से अब हम सोशल लाइबिलिटी की तरफ चल दिए हैं। तो इन सब चीजों को जो समर्थक है वो समाजशास्त्री विचारधारा, जो भी इस प्रकार का समर्थक है उसको समाजशास्त्री विचारक कहते हैं, ज्यूरिस्ट बोलते हैं। इनमें ये इन दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक अमेरिकी, एक गैर अमेरिकी। मतलब एक तो अमेरिका के थे कुछ लोग जो कि एक जिसके समर्थक ज्यूरिस्ट हैं, और कुछ लोग जो अमेरिका के नहीं थे। जो अमेरिका के सोशोलॉजिकल स्कूल के सबसे प्रमुख विचारक थे, उसमें सबसे पहला नाम आप सभी लोग सुनते हैं, जिनका एक अपना कॉन्सेप्ट है सोशल इंजीनियरिंग का, सामाजिक अभियंत्रण का सिद्धांत है,
वो थे रास्को पाउंड। और सबसे पहला नाम रास्को पाउंड, उसके बाद होम्स और कार्डोजो करके ये दो तीन लोग आते हैं जिसे हम पाते हैं इनके सोशोलॉजिकल स्कूल के जूरिस्ट के रूप में। रास्को पाउंड, होम्स और कार्डोजो, ये तीन जो हैं ये अमेरिकी हैं, और जो गैर अमेरिकी हैं उनमें हैं आपका ईयरलिच, डिग्विट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर। ये लोग गैर अमेरिकी विधिशास्त्री हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल की। अब हम देखेंगे इसका जो फीचर, मेन फीचर क्या है वास्तव में, इसका जो विशेषताएं क्या है, तीन चार चीजों में हम बांट के देखेंगे। पहला ये कि प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ लॉ, कि वास्तव में पहले क्या था, कि पहले क्या चलता था कि लॉ ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, पहले क्या था, और इन सब चीज़ों से हम आगे हटकर कि वास्तव के व्हाट आर इन एक्चुअल, वास्तव में क्या है, हम इस चीज़ पे जोर देंगे कि वास्तव में क्या होता है क्या है, इस चीज़ों पे हम जोर देंगे। मतलब लॉ को क्रियाशील विधि के रूप में देखेंगे हम। लॉ इज द सोर्स एंड टेक्निक ऑफ सोशल इंटरेस्ट सॉल्व, मतलब कि सामाजिक हितों की पूर्ति का एक साधन के रूप में हम देखते हैं लॉ को। लॉ को हम एक सोशल कंट्रोल, सोशल रिस्ट्रक्शन, यानी कि सामाजिक पुनर्निर्माण का एक साधन, एक औजार के रूप में हम देखते हैं। जहां पे तीसरा हम देखते हैं कि जहां पहले समादेश का सिद्धांत था, ऐतिहासिक पहलू थे, परंपरावादी दृष्टिकोण था, उससे हटकर उसकी अपेक्षा हम वास्तव में क्या अनुभव करते हैं, इनएक्चुअल एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं कि वास्तव में अनुभव क्या कर सकते हैं रियल में, प्रैक्टिकली। सैद्धांतिक, यदि कोई चीज सैद्धांतिक है तो उसको हम व्यवहार में कितना लागू कर सकते हैं, इस बात पर जोर देते हैं। चौथा है, इसी में रास्को पाउंड, चौथी विशेषता उसमें रास्को पाउंड महूत कहते हैं कि इसमें हम रूढ़िताओं समादेश की अपेक्षा सामाजिक आवश्यकता पर बल देते हैं, सोशल नेसेसिटी पर बल देते हैं। पांचवा है, ये सोशल जस्टिस पर भी जोर देता है। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी विधि शास्त्र में समाजशास्त्री विचारधारा है वो किस चीज पर जोर देती है, क्रियाशील विधि, यानी कि मतलब वो हर चीज क्रियात्मक पहलू पर जोर देती है। जहां पे मतलब पहले धर्म का मतलब कहीं जितना प्रभाव था, वहीं आज क्या विधि के तहत सोशल साइंस के रूप में मतलब किया जाने लगा। जो मतलब लॉ का अध्ययन है, विधि का अध्ययन है, वो समाज के संदर्भ में किया जाने लगा। इस प्रकार हमने देखा, और मतलब जो मूर्त कॉन्सेप्ट थे, अमूर्त कॉन्सेप्ट थे, कि मतलब वो दिख तो नहीं रहा पर कॉन्सेप्ट सैद्धांतिक पक्ष तो है, लेकिन व्यवहारात्मक रूप से उसका उतना महत्व नहीं देखा गया। तो वो अमूर्त संकल्पनाओं की अपेक्षा मूर्त संकल्पनाओं की ओर जोर देता है सोशियोलॉजिकल स्कूल। इस बार हमने सोशियोलॉजिकल स्कूल के महत्व को देखा और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको हमने देखा, और मतलब इसका रियल में देखा जाए तो आज वास्तव में जो स्कूल लागू है वो सोशियोलॉजिकल स्कूल ही है। अब समादेश का टाइम नहीं रह गया कि राजा जो कहेगा वही आदि कानून हो जाएगा, ये समय नहीं रह गया। आज लोकतंत्र का समय है, मतलब प्रजा चुनती है राजा कौन बनेगा, यानी कि वही जो हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, वो प्रजा के माध्यम से बनते हैं। ये एनार्की नहीं चली आ रही है कि राजा का बेटा राजा होगा, राजा का बेटा उसका बेटा उसका होगा। हाँ, राजनीति तरीके से चुन के कोई जाता तो बात अलग है, पर एनार्किक सिस्टम नहीं है आज। इसी में एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम दूसरे लेक्चर में चर्चा करेंगे। सोशियोलॉजिकल स्कूल के सबसे प्रमुख प्रणेता है अमेरिकी विधिशास्त्री हैं जिनका नाम है रास्को पाउंड। उनका एक सिद्धांत है सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं सामाजिक बंधकरण का सिद्धांत। इसको हम जानेंगे। यदि हमारा वीडियो थोड़ा सा भी जानकारी यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर करें। आज जूरिस्प्रूडेंस का जो टॉपिक है इस पर बहुत ही कम देखने को, यूट्यूब इत्यादि हो उस पर बहुत ही कम टॉपिक जल्दी इसका देखने को पढ़ने को मिलता है। इसीलिए हमने सोचा कि जूरिस्प्रूडेंस को ही मतलब यूट्यूब पर डाला जाए ताकि और लोगों को मतलब देख पता चले और आसानी हो लोगों को, जो लोग खोजते हैं कभी भी यूट्यूब पे नहीं मिलता है। खास कर जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा विषय है काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि इसमें ये सिद्धांतों का वर्णन है और इसमें बहुत सी चीज़ें थ्योरेटिकल है और थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा टेढ़ा है पर समझने में
समझेंगे तो जरूर आसानी होगी। जय हिंद, जय भारत।